आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो एवरीवन, मैं मीता जैन, मेरी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 5 चैप्टर 6 चिट्ठी का सफ़र। अब मैं आपको ये पाठ पढ़ाती हूँ। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुँचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। आप कम से कम 8 या 10 या 12 साल के तो होंगे और आपने ज़िंदगी में पत्र देखे होंगे। आपने नहीं लिखे होंगे तो आपकी मम्मी ने लिखे होंगे या आपके घर पर आए होंगे। तो उन पत्रों पर आपने देखा होगा कि पता लिखा रहता है और मोहर लगी रहती है, उसमें समय भी होता है। अब वो पत्र किस स्थान से किस स्थान पर भेजा जा रहा है, यानी कहाँ से कहाँ पर आया और कितना समय लगेगा, उस पर ठीक पता लिखा है कि नहीं, डाक टिकट लगाया है कि नहीं, इन सब चीज़ बातों पर ये निर्भर करता है कि पत्र पहुँचेगा कि नहीं। अब आपके मन में ये प्रश्न भी उठते होंगे कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है, ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक़ रखते हो। जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक़ रखते हैं वो चिट्ठी वगैरह के बारे में भी जानकारी रखते हैं, तो हो सकता है उनके पास इन सवालों के जवाब हों। लेकिन जिनके पास सवालों के जवाब नहीं हैं उनको मैं समझाती हूँ कि चिट्ठी पर डाक टिकट क्यों लगाया जाता है। चिट्ठी पर डाक टिकट इसलिए लगाया जाता है ताकि पत्र सही जगह पर पहुंच जाए। कई बार जब चिट्ठी पर टिकट नहीं लगा होता तो उसको आगे नहीं भेजा जाता, या फिर जब भेजा जाता है तो जिसके पास पहुंचा जाता है तो जितने का टिकट लगना है उसका दुगना मूल्य उससे लिया जाता है। पूरे और ठीक पते से मतलब है कि अगर हमने आधा अधूरा पता लिखा तो चिट्ठी जो पहुंचाएगा उसको कैसे पता चलेगा कि किस जगह पर पहुंचाना है और वह सही जगह पर नहीं पहुंच पाएगा। और संदेश को ज़रूरत पड़ने पर जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, तो इसके लिए तार की सुविधा होती है। तार जल्दी पहुंचा देता है, या स्पीड पोस्ट से भी जल्दी लेटर पहुंच जाते हैं। इस तरह मैंने आपको ये बता दिए कि इन सवालों के जवाब क्या हो सकते हैं। अब इन सवालों के जवाबों के लिए ज़रा नीचे लिए गए लिफाफों को गौर से देखो। दोनों पत्रों की दी गई जगह में लिखो। अब इसमें 2 तरह के लेटर लिखे हुए हैं। एक लेटर पर लिखा हुआ है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ बरदा। तो इसमें क्या है कि महात्मा गांधी का नाम लिखा हुआ है और भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो महात्मा गांधी के पास लेटर कैसे पहुंच जाता था? महात्मा गांधी पर लेटर इसलिए पहुंच जाता था कि महात्मा गांधी को सब बच्चे जानते थे। तो फिर पोस्टमैन डाकिया कैसे नहीं जानेंगे, उनको पता था कि महात्मा गांधी कहाँ रहेंगे, तो उनके नाम से ही लेटर पहुंच जाता है। अब दूसरे लेटर पे एड्रेस लिखा हुआ है श्रीमान निर्देशक महोदय, कि जिनके पास लेटर पहुंचाना है उनका नाम, फिर जहां पहुंचाना है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, फिर अरविंद मार्ग, जो जहां पहुंचाना है वो जगह कौन से मार्ग पर है तो उसका नाम लिखा हुआ है, और वो मार्ग कहाँ पर है, नई दिल्ली में है तो उसका नाम लिखा हुआ है, और नीचे पिन कोड लिखा हुआ है 110016। इस तरह छोटी सी भौगोलिक इकाई से लेकर बड़ी भौगोलिक इकाई का नाम लिखा हुआ है। अब आगे, अब ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? दोनों पते इस तरह से भिन्न है कि महात्मा गांधी वाले लेटर पे तो केवल महात्मा गांधी का नाम है और तथा दूसरे लेटर पे पूरा पता लिखा हुआ है, जबकि दूसरे पर लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब ये हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव कस्बे शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है, हर जगह का एक पिन कोड है। ये सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे गांव शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। अब नाम एक जैसे होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वाले नाम कौन सी जगह पे पहुंचाना है। जैसे मान लो भरतपुर 2 हैं, एक यूपी में एक राजस्थान में। अब कौन से भरतपुर में पहुंचाना है। अब इसके कारण जिनके नाम एक जैसे हैं इन्हें पता करने के लिए हमने अलग अलग पिन कोड बना रखे हैं। तो पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की है। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था।
फ़र्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता जा रहा है। अब पिन कोड क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। पिन शब्द, पिन कोड में PIN, तो पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर, P से पोस्टल, I से इंडेक्स और N से नंबर, तो पोस्टल इंडेक्स नंबर है, इसका छोटा रूप है पिन। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक ये बताता है कि ये पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। जो शुरू में 1 नंबर है वो दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का एक एरिया को इंगित करता है। अगले 2 अंक यानी 10 ये तय करते हैं कि ये दिल्ली के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है। और अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहाँ से डाक बांटी जाती है। इस तरह से पिन कोड से उस जगह का पता चल जाता है कि डाक कहाँ से बांटी जाती है। अब तुम्हारा स्कूल जहाँ पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो, ये आप पता कर सकते हो स्कूल का। और अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा। प्रमुख जगहों शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। अब ये काम आप करो, आपको बड़ा आनंद आएगा और जानकारी मिलेगी आखिर पिन कोड अलग अलग कैसे होते हैं। अब बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहे जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। पहले संचार परिवहन के साधन नहीं थे तो आदमी एक तो कबूतर संदेश ले जाते थे और आदमी ले जाते थे। जो आदमी संदेश ले जाते थे इधर से उधर उनको हरकारा कहते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुँचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहाँ हरकारे डाक पहुँचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए और तेज़ साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। कबूतर की बहुत सारी प्रजाति होती हैं लेकिन सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं करती। कुछ ही प्रजाति संदेश ले जाने का काम करती हैं। जैसे गृहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लिया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती होती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है और 8 से 10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। शायद ये पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुँचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापें। यह रहा उनका पता, नेहरू भवन 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज़ 11, बसंत कुंज, नई दिल्ली 110070। अब ये पाठ पूरा हो गया। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। चिट्ठी पत्री। गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा? गांधी जी को देश का बच्चा बच्चा जानता है तो डाकिये तो जानते ही होंगे, अतः चिट्ठियाँ उनके नाम के सहारे ही पहुंच जाती होंगी। अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम ना हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा? अगर पत्र में पते के साथ नाम ना हो तो लेटर सही जगह पर पहुंच जाएगा, क्योंकि पते पर और नाम नहीं होगा तो घर में वो किसी गलत हाथों में जा सकता है। नाम ना होने से क्या समस्याएं आती हैं? नाम ना होने पर पत्र सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है। डाकिये को उस पते में रहने वाले लोगों का
को पता ही नहीं चल पाएगा ये किसका पत्र है। पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। पैदल हरकारों को पैदल ही जाना पड़ता होगा, साथ में सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम का सामना करना पड़ता होगा। लंबी यात्रा के कारण वह अत्यधिक थक जाते होंगे। पथरीले रास्ते पर चलते रहने के कारण उन्हें मार्ग में कई प्रकार की समस्याएं आती होंगी। जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ता होगा और चोर डाकुओं का भी डर रहता होगा। अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में जानकारी किस क्रम में लिखोगे? गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर गांव का नाम, जनपद का नाम नीचे दी गई जगह में लिखो। तो हम सबसे पहले लिखेंगे घर का नंबर, फिर गली मोहल्ले का नाम, उसके बाद खंड का नाम, फिर कस्बे शहर या गाँव का नाम, उसके बाद जनपद का नाम, फिर राज्य का नाम और अंत में हम लिखेंगे पिन कोड क्रमांक। अपने घर पर कोई पुराना पत्र ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब लिखो। पत्र किसने लिखा? पत्र नानी ने लिखा। पत्र किसे लिखा? पत्र अपनी बेटी को लिखा। और किस तारीख को मिला? ये पत्र 5/5/1995 को मिला। ये पत्र किस डाकखाने में तथा किस तारीख को पहुंचा? ये पत्र बनस्थली डाकखाने में 8 मई 1995 को पहुंचा। ये उत्तर तुम्हें कैसे पता चला? ये उत्तर मुझे मेरी मम्मी ने बताया और उन्होंने अपने पत्र पर लिखी उस पर मोहर लगी हुई थी, उसमें से देखकर बताया कि किस स्थान पर किस तारीख को पहुंचा और किस समय ये भेजा गया था। चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर उनका मूल्य पता करके लिखो। पोस्ट कार्ड 50 पैसे, अंतर्देशीय 5 रुपये और लिफाफा 5 रुपये। डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के डाक टिकटों को क्रम में लगाकर कॉपी पर चिपकाओ। इकट्ठा किए गए डाक टिकटों पर अपने साथियों के साथ चर्चा करो। ये प्रश्न आपको स्वयं करना है। नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। संचार शब्द का 2 अर्थ दिए गए हैं। एक अर्थ किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, कम्युनिकेशन। उदाहरण टेलीफोन, टेलीविज़न, सैटेलाइट आदि संचार के माध्यमों से दुनिया आज छोटी हो गई है। सेकंड, किसी चीज़ का प्रभाव, चलना, फैलना, जैसे शरीर में रक्त का संचार, विद्युत का संचार। बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। तो पहला अर्थ किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, कम्युनिकेशन, ये इस पाठ के संदर्भ में ठीक है। इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई है। इन शब्दकोश में शब्दों के साथ शब्दों का अर्थ तथा उनका प्रयोग, वाक्यों में प्रयोग की हुई जानकारी दी गई है। अब ये पाठ पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।